नमस्कार, मैं GRS न्यूज़ के लिए गिरीश शिखरवर। आज का ब्लॉग एक प्रश्न के साथ शुरू करूंगा। क्या ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग की चोरी पकड़ ली है, या वो दिल्ली के चुनाव परिणामों को लेकर अभी से सचेत हो गई? ये बात मैंने इसलिए कही क्योंकि पश्चिम बंगाल में हालांकि 2026 में चुनाव हैं, लेकिन जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल को लेकर अपने हक में चुनाव परिणाम को लेकर आशान्वित है, उसको देखकर ममता बनर्जी अभी से सचेत हो गई हैं और उन्होंने अभी से चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी को घेरना शुरू कर दिया है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने भी जवाबी पलटवार किया है, ये मैं आपको अपने ब्लॉग में बताने वाला हूँ। जिस चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी की चाल को केजरीवाल 5-6 महीने जेल में रहने के बाद और 2-3 महीने सड़क पर उतरने के बाद समझ पाए, उसे ममता बनर्जी ने केवल दिल्ली के चुनाव परिणामों को देखकर ही जान लिया। किस प्रकार दिल्ली में 7-8 लाख वोटों की बढ़ोतरी केवल 15-20 दिनों के अंदर हुई और उन बढ़े हुए वोटों ने दिल्ली के चुनाव परिणाम को किस प्रकार बदल दिया, ये सब आप लोगों ने न सिर्फ हरियाणा में देखा बल्कि महाराष्ट्र में भी किस तरह वोट बढ़ाए गए और किस प्रकार का चुनावी परिणाम भारतीय जनता पार्टी के हक में आया। मैं इस पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ कि आखिर चुनाव आयोग ने किस प्रकार किया, लेकिन जिस तरह के चुनाव परिणाम में आंकड़े आए, किसी मतदान केंद्र पर कुल 312 वोट डाले गए महाराष्ट्र में, और चुनाव परिणाम जब गिनती हुई तो उसे 624 वोटों से गिना गया। यहाँ तक कि एक एनसीपी शरद पवार गुट के जीते हुए विधायक ने अपने गांव के पोलिंग स्टेशन पर विपक्षी भाजपा को मिलने वाले वोट को लेकर मॉक पोल कराने का निश्चय लिया। मरकड़वाली की हम बात कर रहे हैं, तो किस प्रकार चुनाव आयोग शक्ति में आ गया। तो पश्चिम बंगाल को लेकर भारतीय जनता पार्टी की क्या रणनीति है, ये किसी से छुपी नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार दिल्ली के चुनाव परिणाम आए हैं और हरियाणा और महाराष्ट्र में माननीय न्यायालयों के फटकार के बावजूद भी चुनाव आयोग और सरकार जवाब देने की इच्छुक नहीं है, वो ये दर्शाने को काफ़ी है कि अब नए चुनाव आयुक्त जो नए बने हैं ज्ञानेश कुमार, और जो पुराने चुनाव आयुक्त थे मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार, उनमें कोई अंतर होने वाला नहीं है, क्योंकि जिस तरह की प्रक्रिया के अनुसार ज्ञानेश कुमार को चुना गया, जबकि 19 फरवरी को सुनवाई भी थी, उसके 1-2 दिन पूर्व किस प्रकार की प्रक्रिया का पालन करके और नेता विपक्ष के आपत्ति को दरकिनार करते हुए जिस तरह चुनाव आयुक्त का उन्हें बनाया गया, तो निश्चित तौर पर ये सवाल तो खड़ा करता ही है। किस प्रकार दिल्ली के शाहदरा विधानसभा में 10,000 वोटों को काटने की बात सामने आ रही थी, और जिसका कि बाकायदा प्रमाण भी अरविंद केजरीवाल ने और आम आदमी पार्टी ने दिया। किस प्रकार दिल्ली में
एक एक बंगले में, जो केंद्रीय मंत्रियों के बंगले थे, उसमें 50-50, 100-100 वोटर बनाए गए, जिसका कि प्रमाण अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने दिया। लेकिन चुनाव आयोग को ना कुछ करना था और ना ही उसने कुछ किया। निश्चित तौर पर अब हाई कोर्ट ने हरियाणा की वोटर लिस्ट को न देने के कारण चुनाव आयोग को फटकार लगाई है। हालांकि चुनाव आयोग ने इसके लिए 3 महीने का समय मांगा है। बड़ा आश्चर्य की बात है, वो चुनाव आयोग जिस पर कि वोटर लिस्ट तैयार रखी रहती है और जो ये घोषणा करता है कि एक क्लिक पर पूरा चुनाव परिणाम आ जाएगा, वो एक छोटी सी मांगी हुई, जब से ये चुनाव परिणाम हरियाणा के आए हैं या महाराष्ट्र के आए हैं, राजनीतिक दल खासकर कांग्रेस इस प्रकार के सबूत पेश करती रही है और चुनाव आयोग से 2024 की वोटर लिस्ट और अभी हाल में ही विधानसभा चुनाव कराए गए, इसकी वोटर लिस्ट वो मांगती रही है। लेकिन कहते हैं ना, चुनाव आयोग को कानों पर जू नहीं रेंग रही। अब जो कोर्ट का डंडा चला है, तो चुनाव आयोग ने 3 महीने का समय मांगा है। मैं बात कर रहा था पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में जब से भारतीय जनता पार्टी 3 सीटों से 77 पर आई है, तो वो ये सोच रही है कि निश्चित तौर पर वो पश्चिम बंगाल जीत सकती है। जैसे ही ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि हरियाणा और महाराष्ट्र के लोग पश्चिम बंगाल की मतदाता सूचियों में बढ़ाए जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को मिर्ची लगी और उन्होंने वो आरोप अलापना शुरू कर दिया जो वो झारखंड में लगाते रहे, जो वो दिल्ली में लगाते रहे, वही पश्चिम बंगाल में, कि वहाँ बांग्लादेशी लोगों के वोट टीएमसी बढ़वा रही है। निश्चित तौर पर फिर से ये गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय पर सवाल खड़ा होता है कि आखिर गृह मंत्रालय लोगों को नागरिकता देता है और रक्षा मंत्रालय बाहरी घुसपैठ को रोकता है। अगर पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश की सीमा पर लगे अर्धसैनिक बलों के बावजूद भी वो आके अपना वोट बनवा रहे हैं, यहाँ की नागरिकता ले रहे हैं, तो निश्चित तौर पर ये केंद्र के रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय पर सवालिया निशान है। लेकिन ये आप तय मानिए कि जिस प्रकार ममता बनर्जी ने कहा कि वो चुनाव आयोग के से इस बात को रिकॉर्ड मांगेंगी और वो चुनाव आयोग के सामने भी धरना देंगी। निश्चित तौर पर आप जानते होंगे कि ममता बनर्जी एक फाइटर हैं और उनका जो राजनीति में करियर है वो आसानी से नहीं बल्कि संघर्ष के जरिए आया है। और वो क्या कर सकती हैं, आपने देखा होगा पिछली बार कोरोना काल में भी जब चुनाव हो रहा था और वहाँ पूरी ताकत भारतीय जनता पार्टी के ने अपनी एजेंसियों के बदौलत भी लगा दी थी, तब भी वो ममता बनर्जी को नहीं हरा सकते थे। और आज ममता बनर्जी ने न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के चुनाव आयोग को और भारतीय जनता पार्टी के चुनावी रणनीति को रंगे हाथों पकड़ा है, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को मिर्च लगनी थी और मिर्च लगी भी है। देखना यह है कि चुनाव आयोग पर जो कोर्ट का डंडा चला है, क्या वो वोटर लिस्ट सौंपेगा या चुनाव आयोग उसी तरह की
केंद्र सरकार से मिलकर रणनीति तय करेगा। जिस प्रकार हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट के मशहूर वकील महमूद पराचा को विभिन्न रिकॉर्ड नहीं सौंपने जाने को लेकर नियमों में परिवर्तन किया गया था। अब ये देखना है कि पश्चिम बंगाल में किसकी रणनीति सफल होती है। क्या ममता बनर्जी को भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बेदखल करने के लिए फिर से वोट बढ़ाने का जुगाड़ कर लेती है, या तमाम छल छदम के बाद भी ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में अपनी जड़ों को मजबूती से बनाए रखती हैं। आज के ब्लॉग में बस इतना ही, लेकिन ये बात तय हो गया है कि जिस रणनीति को समझने के लिए कांग्रेस और अरविंद केजरीवाल को इतना समय लगे, समय रहते हुए ममता बनर्जी ने उस रणनीति को भांपते हुए एक चाल तो चल दी है। जय हिंद, जय भारत। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। कल फिर किसी मुद्दे पर आपके समझ आएंगे।